प्रणाम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या चल रहा है। तो इसलिए आज का हमने टॉपिक ही उठा लिया है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी कि आपके मन का विश्लेषण करना, साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो पहले इस नाम पर ही हम चलते हैं, मनोविश्लेषण यानी कि मन का विश्लेषण करना। अब यहाँ पर मन शब्द से ना या साइको शब्द से बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लगाते हैं कि मन का मतलब होता है दिल, है ना, हार्ट से रिलेट कर लेते हैं ज्यादातर कि हमारे मन में क्या चला हुआ है। जब आप साइकोलॉजी की बात कर रहे हो तो मन का मतलब होता है मेंटली प्रोसेस, जो आप दिमागी तौर पर प्रोसेस कर रहे हो। ठीक है, तो वो होता है आपका मन। तो आपको अपनी जो मेंटल जो प्रोसेस कर रहे हो, आप किस तरीके से कर रहे हो, उसका हम आज क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आप जो मनोविश्लेषण से संबंधित अगर हमें कुछ नॉलेज प्राप्त करनी है तो हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा, किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, सिगमंड फ्राइड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सिगमंड फ्राइड कौन थे, ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे और यही फाउंडर थे हमारे मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के, यही फाउंडर थे। इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय की नींव रखी थी। संप्रदाय की यहाँ पर बात हो रही है, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय की नींव किन्होंने रखी थी, अपने सिगमंड फ्राइड ने रखी थी। और उसी से रिलेटेड हम सिद्धांत करने वाले हैं। ठीक है, अब जो सिगमंड फ्राइड थे ना, इन्होंने ना एमडी की हुई थी, जो मेंटली प्रोसेस में, यानी कि एक तरीके से ना इन्होंने ये तंत्र पर भी काम करते थे। और साथ ही क्या थे, जैसे मनोरोगी नहीं हो जाते, कोई इंसान पागल हो जाता है तो उन पर भी, उन रोगियों पर भी ये क्या करते थे, काम करते थे। अच्छा, अगर कोई इंसान है वो दिमागी तौर पर पागल है तो उसका इलाज तभी संभव है ना जब हम उसके मन के अंदर पता करें कि उसके मन के अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने इस सिद्धांत का नाम रखा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी कि मन का विश्लेषण करना, किसी अगला जो रोगी है, कोई इंसान है, उसके दिमाग का एनालिसिस करना कि एक्चुअल में इसके मन में चल क्या रहा है। भाई, आप कारण का पता लगाओगे तभी तो आप क्या उस चीज का इलाज कर पाओगे ना, कि किस वजह से इंसान पागल है या ये दिक्कत इसमें किस वजह से आई है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आई होगी समझ में। जो मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के जो फाउंडर थे, ठीक है, वो कौन थे, अपने सिगमंड फ्राइड थे। कहाँ के निवासी थे, ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इनकी बेटी का नाम था अन्ना फ्राइड, है ना, अन्ना फ्राइड। उन्होंने भी इनका साथ दिया था। ठीक है, तो अभी देखते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको आया होगा समझ में। साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। साइको का मतलब वही होता है मन, और एनालिटिक का मतलब होता है विश्लेषण करना। जो मन का विश्लेषण तो हम कर लें, लेकिन फ्राइड बोले कि भाई कौन से मन का करोगे, मन कोई एक नहीं है, मन तो तीन होते हैं। अब यहाँ पर भी हम हो गए कंफ्यूज। अब फ्राइड बोले कि जो मन होते हैं ना वो आपके होते हैं तीन, कौन कौन से, एक तो होता है चेतन, एक होता है अर्ध चेतन, और एक होता है अचेतन। ठीक है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, तीन तरीके के मन हैं। चेतन क्या होता है, आप भी हाल फिलहाल आप क्या कर रहे हो, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कर रहे हो अपना ना, फ्राइड का। तो ये क्या अभी हाल में, प्रेजेंट में हो रहा है, आपको सब समझ में भी आ रहा होगा, आप सुन भी रहे होगे, समझ भी रहे होगे, है ना, आपको पता है कि क्या चल रहा है अभी हाल फिलहाल, आप समझने की कोशिश कर रहे हो। तो अभी क्या हो, चेतन में हो, आप प्रेजेंट में हो। और जो प्रेजेंट में जो हम काम करते हैं, जो मेंटली प्रोसेस करते हैं, वो मोस्टली कितनी होती है, 10%। जो हमारा जो चेतन मन होता है वो कितना होता है, 10% आपका होता है। आइए बात समझिए, आ जाता है पेपर में, इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि जो किसी भी इंसान का जो कॉन्शियस जो माइंड होता है, कॉन्शियस जो मन होता है, वो होता है 10%। अब जो बाकी का होता है, कुछ होता है अर्धचेतन। ठीक है, ये दोनों ना मिक्सअप सा होता है, चेतन और अर्धचेतन। चेतन में तो बिल्कुल आपको एक एक चीज क्लियर है, जैसे अभी आप सामने बैठो बिल्कुल आपको अच्छे से है, मैम पढ़ा रही है। अर्धचेतन में मैंने कल भी आपकी क्लास ली थी, है ना, आपको कुछ बातें याद होंगी, कुछ आप ज्यादा दिमाग पर जोर डालोगे तब आपको याद आएगी, यानी कि कुछ कुछ चीजें तो आपको याद हैं, कुछ कुछ दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीजें आपकी किस में है, अर्धचेतन में है, सबकॉन्शियस में है, यानी कि आधी याद, अर्ध का मतलब आधी याद है, कुछ पे हम दबाव डालेंगे, दिमाग पर जोर डालेंगे, याद आ जाएंगी। ठीक है, तो ये दोनों ना थोड़ी सी जुड़ी हुई सी हैं। बाकी जो आपका जो दिमाग होता है, जो मन होता है, वो कितना होता है, अचेतन
अवस्था में सबसे ज्यादा होता है 90%। आप खुद से देखो, आप इतने बड़े हो गए हो, आपने जिंदगी में बहुत कुछ देखा होगा, आप स्कूल में गए होगे, कॉलेज में गए होगे, बहुत कुछ ऐसे इवेंट्स हुए होंगे। आपको कितने इवेंट्स याद है उसमें से? जो इम्पोर्टेंट थे, जिसमें कुछ अच्छा हुआ था या बुरा हुआ था, वही इवेंट्स मोस्टली याद होंगे। बाकी आप 90% भूल चुके हो। क्या आपको एक एक दिन याद है अपनी क्लास का कि उस दिन आपने क्या किया था, उस दिन आपने क्या किया था? आपको सिर्फ उसमें से कितना है, 10% भी मुश्किल से याद मिलेगा। बाकी आप भूल चुके हो, वो चीजें आपके अचेतन में जा चुकी हैं। वो जो यादें थी, जो मेमोरी थी, वो क्या है, आप भूल चुके हो। इसी को बोलते हैं अचेतन, भूल जाना। और जो 90% होती है वो कैसे होती है आपकी? आपका जो मन होता है 90% अचेतन अवस्था में ही होता है। आज हमारे समझ में मानव विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किन्होंने दिया? सिगमंड फ्रायड ने दिया। कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया के निवासी थे। बेटी का नाम था अन्ना फ्रायड, ये तो आप कई बार पढ़ भी चुके हो। ठीक है, आप फ्रायड बोले कि मन को आप कैसे पढ़ोगे? 3 हिस्सों में बांट दो मन को। कौन कौन से? एक तो आप चेतन में, अभी हाल फिलहाल प्रेजेंट में जिस चीजों पर आप ध्यान दे रहे हो। एक आपने थोड़े टाइम पहले की हो, कुछ कुछ याद है और कुछ कुछ भूल चुके हो, अर्धचेतन। और जो सबसे ज्यादा जो हिस्सा होता है वो होता है अचेतन का, अनकॉन्शियस का। आपको बहुत सारी मेमोरी आप भूल चुके हो, वो आपकी होती है अचेतन। क्लियर है? तो यहां से आ जाता है, तो ध्यान में रखना। जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वे भी मैंने बता दिए हैं। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ कि चेतन क्या है अभी प्रेजेंट में, और इसमें क्या है, ये प्रेजेंट में भी होता है, प्लस में थोड़ा बहुत जो प्रीवियस, जो आपका रहा होगा ना प्रीवियस पास्ट, थोड़ा बहुत वो भी हो जाता है इसके अंदर। प्रीवियस पास्ट यानी कि हाल फिलहाल का पास्ट, ऐसा नहीं कि आप 10-20 साल पुराना, ऐसा नहीं। ठीक है। और अचेतन में क्या होता है, जो आपका बिल्कुल पीछे की चीजें जो आप भूल चुके हो, वो सारी चीजें आपकी किसमें होती हैं? अचेतन मन में होती हैं। आइए बात समझिए। अब यहाँ तक हमारी बात होगी क्लियर। हमें लगा चलो अब तो हम किसी इंसान को समझ लेंगे, है ना, मन को पढ़ लिया तो किसी भी इंसान को समझ लेंगे। लेकिन नहीं, फ्रायड बोले हर एक इंसान की पर्सनैलिटी भी अलग होती है। देखो, सबका मन तो अलग होता ही होता है, ठीक है, लेकिन हर एक इंसान की पर्सनैलिटी भी तो अलग होती है ना। कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है। तो देखिए, इन्होंने 3 तरीके की पर्सनैलिटी बताई है इंसानों की, मानवों की 3 तरीके की पर्सनैलिटी बताई, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान देने के लिए है। इन्होंने कहा कि 3 पर्सनैलिटी के आदमी होते हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, पहला है इड को हम बोलते हैं इदम, ईगो और अहम, सुपर ईगो पराअहम। इड में क्या होता है, देखिए आपने कुछ इंसान ऐसे देखे होंगे जिनको कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, समाज क्या कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद की खुद ही सबसे ऊपर। और जैसे आपने छोटे बच्चे भी अगर देखे हो ना, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है, अगर उनको कोई चीज चाहिए तो चाहिए, उन्हें चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, उन्हें टॉय चाहिए तो चाहिए, है ना, जिद पकड़ लेते हैं बच्चे। तो उनके अंदर कौन सा होता है, इड पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चा, फिजिकल प्लस में बेसिक नीड पर डिपेंड होता है, शारीरिक जरूरतों पर। और आपकी जो बेसिक नीड है, बेसिक नीड आपको पता हो क्या होती है, भूख है, नींद है, प्यास है, सेक्सुअलिटी है, ये सारी आपकी बेसिक नीड में आती हैं। तो इड पर्सनैलिटी का आदमी शारीरिक और जो आपकी बेसिक नीड है, ठीक है, उन पर क्या डिपेंड होता है। इसमें क्या कोई मोरल वैल्यू नहीं होती, ना कोई सोशल वैल्यू होती है। जिसमें इड पर्सनैलिटी ज्यादा होती है ना, उसमें कोई भी नो मोरल वैल्यू एंड नो सोशल वैल्यू, कोई सामाजिक वैल्यू नहीं होती है, कोई नैतिक वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान में देखना, यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल लागू होता है, ये आपका होता है प्लेजर प्रिंसिपल, खुशी का। ठीक है, खुशी प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना, कहीं से भी मिले वो सुख आपको। ठीक है, आपका अल्टीमेट पर्पज मतलब आपका नहीं, इड पर्सनैलिटी वालों का जो मेन पर्पज होगा वो क्या होगा, बस आपको सुख मिलना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन कहीं पर आया भी हुआ था, जो आपके हिटलर थे वो इड पर्सनैलिटी के आदमी थे, है ना, उनको अपनी खुशी सबसे ज्यादा प्यारी थी ना, उन्हें क्या था, मोरल वैल्यू का फर्क पड़ता था ना सोशल वैल्यू का फर्क पड़ता था। उन्हें क्या था, बस उसका जो मेन जो मोटिव था खुद को सुख देना था, है ना। और ऐसा ही जो इड पर्सनैलिटी के क्या होते हैं, शिशु भी इड पर्सनैलिटी के ही होते हैं, क्योंकि सच में छोटे बच्चों में क्या है, कोई भी मोरल वैल्यू नहीं होती है ना, और ना उन्हें समाज का तो पता ही क्या होगा। तो ये मैंने मेन 5 पॉइंट आपके लिख दिए हैं कि इड पर्सनैलिटी के आदमी में कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेगी। इड पर्सनैलिटी का आदमी है ना, यहाँ से आप इसकी तुलना ना जानवर से भी कर सकते हैं।
है ना। जैसे जानवर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ना, मोस्टली जानवर को, सारे जानवर की बात नहीं कर रही, तो वैसे ही पर्सनैलिटी का यहाँ पर आदमी होता है। सेकंड होता है ईगो, अहम, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, किसी भी इंसान में, ठीक है, ये फिजिकल नीड वगैरह थी, सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब मान लीजिए आपको क्या करनी है, चोरी करनी है। अब जो इरपर्सनैलिटी का आदमी होगा ना, तो कैसे भी करके भाई मुझे चोरी करनी है। किसी को आईफोन चाहिए है, भाई कैसे भी चाहे चोरी करनी पड़े मैं करूंगा, मेरे को आईफोन चाहिए। अब यहाँ पर ईगो में क्या कर देगा, वो प्लानिंग शुरू कर देगा, तिकड़म लगाना शुरू कर देगा, कैसे करूं, कैसे ताला तोड़ूं, जो शॉपकीपर है कब दुकान पर जाएगा, हर चीज की वो क्या प्लानिंग कर लेगा। प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी ईगो वाले फैक्टर में। और जो मोस्टली जो व्यक्ति होते हैं ना, वो ईगो पर्सनैलिटी के ही होते हैं। ईगो पर्सनैलिटी के इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंसान प्लानिंग तो कर लेता है। देखो हर इंसान के अंदर क्या कुछ ना कुछ गलत चीजें आ जाती हैं और उसको करने के लिए प्लानिंग भी कर लेता है, लेकिन वहां पर उनको ना कहीं समाज का भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है और रिजल्ट की भी टेंशन रहती है कि नहीं अगर पकड़ा गया तो बेइज्जती हो जाएगी, पुलिस डंडे मारेगी अलग से, है ना। तो यहाँ पर फर्क पड़ने लग जाता है ईगो पर्सनैलिटी में, रिजल्ट की टेंशन हो जाती है। रियलिटी प्रिंसिपल, ये वास्तविकता का प्रिंसिपल है। ये मोस्टली मैंने वही बोला, जो ज्यादा पर्सनैलिटी के लोग होते हैं ना, वो ईगो पर्सनैलिटी के ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है, ईगो पर्सनैलिटी में प्लानिंग करने शुरू कर देता है कोई भी इंसान, फिर उसका इम्प्लीमेशन, उस चीज को लागू करता है। मान लीजिए आईफोन लेना है तो उस पर लागू कि हाँ ऐसे मुझे ताला तोड़ना है, तो ट्राई भी तो करेगा ना, ठीक है। लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं उसको रिजल्ट की टेंशन होगी, क्योंकि वो इंसान वास्तविकता में जी रहा है, सपने नहीं ले रहा खाली कि जाऊंगा और सीधा तोड़ के आऊंगा। उसे भी पता है कि अगर पकड़ा गया तो धुलाई भी हो जाएगी, तो इसलिए उसको रिजल्ट की भी टेंशन है। साथ में क्या है, रियलिटी प्रिंसिपल इसको बोला जाता है, ठीक है। आगे होगा यहाँ से बात समझिए। अब थर्ड आपका सुपर ईगो, यानी कि प्राणायाम। सुपर ईगो यानी कि सबसे जो ऊपर होगा, जो सबसे ऊपर होगा, यहाँ पर नैतिकता होगी किसी भी इंसान में। यहाँ पर बहुत जो कम इंसान होते हैं ना, वो पहुंच पाते हैं। जैसे अपने जो महात्मा गांधी हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए महात्मा गांधी कौन से व्यक्तित्व के इंसान थे, तो वहां पर आपको सुपर ईगो लिख के आना है, ठीक है। इसमें नैतिकता सर्वोपरि होगी। इसको मोरल कमांडर भी बोला जाता है। जो नैतिकता का जो कमांडर है ना, जो नैतिकता का क्या कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, वो है। सोशलाइजेशन इसमें बहुत ज्यादा होगा, समाजीकरण होगा। और पूर्णतः चेतन, इसमें आदमी क्या है, पूर्णतः सचेत रहेगा, चेतन अवस्था में रहेगा, ठीक है, कि हाँ ये है, ये ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको आया होगा समझ में। क्या पढ़ा, मानव विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्राइड ने दिया था, मन की बात कही थी, मन के 3 हिस्से इन्होंने किए थे। कौन कौन से थे आपके, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, ठीक है। मन की बात अलग होगी। फिर इन्होंने कहा पर्सनैलिटी पे भी आ जाओ इंसानों की, 3 तरीके की इन्होंने पर्सनैलिटी बता दी, इड, ईगो, सुपर ईगो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में याद करना हो, इड, ईगो, सुपर ईगो, IES लिख के भी इसको याद कर सकते हो, ठीक है। ये फ्राइड ने दिया था। यहाँ तक मेरे ख्याल से हो गया होगा आपका। अब आगे देखते हैं। देखिए एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पर। अब यहाँ तक तो ये बात हो गई, इन्होंने कह दी। अब इन्होंने क्या किया था, एक और जो मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत और दिया था, क्या इन्होंने दिया था, मनोलैंगिक विकास, ठीक है। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट एक और सिद्धांत इन्होंने दिया था। साइको यानी कि मन, मस्तिष्क, सेक्सुअल यानी कि लैंगिक डेवलपमेंट। इन्होंने क्या कहा कि जो मन होता है ना किसी भी इंसान का, वो क्या है, सेक्सुअल एक्टिविटी पर भी बेस्ड होता है। मन क्या होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी पर भी बेस्ड होता है। इस सिद्धांत को बताया इन्होंने। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई थी, जो इंपॉर्टेंट वर्ड इन्होंने यूज किया था, वो था आपका लिबिडो। क्या था आपका, लिबिडो, ठीक है। क्या होता है अभी ये लिबिडो, साइक स्ट्रेंथ सेटिस्फाइड बाय सेक्सुअल एक्टिविटी। देखिए ये मन की वो स्ट्रेंथ होती है, यहाँ पर स्ट्रेंथ लिखा भी हुआ आ सकता है, पावर, एनर्जी, एनर्जी भी लिखा हुआ आ सकता है। ये मन की वो ऊर्जा है जो किससे सेटिस्फाई होती है, सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। आइए बात समझिए, लिबिडो क्या है, एक तरीके की एनर्जी है, एक तरीके की शक्ति है, पावर है, जो किससे सेटिस्फाई होती है, सेक्सुअल एक्टिविटी से सेटिस्फाई होती है। अब इसके इन्होंने जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था, इसको इन्होंने बांट दिया 5 हिस्सों में। क्यों बांटा, इन्होंने देखा कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है ना, वो उम्र के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे 0 से लेके 1 साल के बच्चे में अलग तरीके की, 1 से 3 साल के बच्चे में अलग, 3 से 6 साल के बच्चे में अलग, फिर 6 से 12 साल के में, और फिर 12 प्लस।
यहाँ पर कहने का मतलब ये है 0 से 1 यानी कि बच्चा क्या है, अभी गोदी में ही है ना, चलना फिरना शुरू नहीं किया, गोदी में बिस्तर पर है। फिर बच्चे ने थोड़ा बहुत चलना शुरू कर दिया, लेकिन प्ले स्कूल से पहले की उम्र। फिर प्ले स्कूल में बच्चा 3 से 6 नर्सरी केजी में, है ना। फिर 6 से 12 प्राइमरी में, और फिर 12 प्लस का बच्चा। अब यहाँ पर 12 प्लस एडोलसेंट भी लिखा हुआ आ सकता है यहाँ पर 20 ईयर्स की जगह पर, है ना, या फिर आपको 20 या 22 भी कई बार देखने को मिल जाएगा। तो उसमें कोई ये नहीं है, बड़ा इश्यू नहीं है, एक ही चीज मिलेगी, या तो 12 से लेके किशोर अवस्था, या 12 से 20, या 12 से 22, इनमें से यही ऑप्शन मिलेंगे। सारे ऑप्शन तीनों इकट्ठे नहीं मिलेंगे, ठीक है। बहुत ईजी है, नाम से आपको सब पता लग जाएगा। अब इन्होंने भाई 5 हिस्सों में बांट दिया बच्चों को कि हाँ भाई अलग अलग उम्र में अलग अलग सेक्सुअल एक्टिविटी होती है। अब उनका कुछ ना कुछ नाम भी रखना था। जैसे इन्होंने 0 से 1 साल के बच्चों का जो ग्रुप बनाया था, उस स्टेज का इन्होंने नाम रख दिया था मुखावस्था, यानी कि ओरल स्टेज। नाम में बहुत कुछ छिपा हुआ होता है। ओरल यानी कि मुख, ठीक है, मुखी अवस्था भी इसको बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी होगी वो ओरल वे में होगी, मुखी अवस्था में होगी। जैसे बच्चा क्या करता है, मुंह में अंगूठा चूसना शुरू कर देता है, या क्या करता है, फीड करता है ना, मम्मी का जो फीड करता है उससे भी। तो ये सारी अंगूठा चूसना, है ना, अंगूठा चूसना, या जो बच्चा फीड करता है, फीडिंग, दूध पीता मम्मी का, वो सारे इसके अंदर आता है, मुख्य अवस्था के अंदर, ठीक है, ओरल स्टेज के अंदर। अब ठीक है, बच्चा क्या हो गया, 1 साल का हो गया, थोड़ा बहुत चलना फिरना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद आती है गुदावस्था यानी कि एनल स्टेज। देखिए इसमें जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी होगी ना, वो एनल ऑर्गन्स के थ्रू होगी। एनल ऑर्गन्स के थ्रू मतलब एनल ऑर्गन्स आप समझते हो ना, जो भी जो वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालने वाले ऑर्गन्स, ठीक है, जैसे टॉयलेट वगैरह, तो वो सब आपके आते हैं एनल ऑर्गन्स में, है ना। आपने देखा भी हो 1 से जो 3 साल का जो बच्चा होता है ना, उसको मम्मा डांटने भी लग जाती है कि अगर मान लो टॉयलेट कर दे, या आप हो कि 1 से जो 3 साल का बच्चा होता है वो क्या करता है, मोस्टली टॉयलेट, या फिर वो क्या करता है, फिर रोकने की कोशिश करता है। टॉयलेट को बोला जाता है गुदावस्था, यानी कि इसमें जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी होगी 1 से 3 साल के बच्चे के अंदर, वो क्या होगी, एनल ऑर्गन्स के थ्रू होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मेनली मैंने बता दिया कि फिर अगर मम्मी डांट मारेगी तो बच्चा क्या करेगा, टॉयलेट को रोकेगा, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज के अंदर होंगी। देखिए जो थर्ड आपका लिंग प्रधान अवस्था, नाम से पता चल जाना चाहिए, इसको बोलते हैं फैलिक स्टेज। 3 से 6 साल के बच्चे में लिंग प्रधानता, यानी कि यहाँ पर जो लिंग की प्रधान की अवस्था है, यानी कि जो भी आपके सेक्स ऑर्गन है वहां पर उनकी प्रधानता रहेगी। बच्चा क्या करेगा, जो आपके सेक्स ऑर्गन्स है उनको छूने में उन्हें क्या होगा, आनंद की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि यहाँ पर किसकी प्रधानता होगी, आपके सेक्स ऑर्गन्स की प्रधानता होगी, ठीक है। अब यहाँ पर तो देखो बच्चा आपका टॉयलेट वगैरह रोकने में मजा आ रहा था, अब यहाँ पर ये चीज हो गया आपके सेक्स ऑर्गन्स पर शिफ्ट। उसके बाद फोर्थ आपका अव्यक्त अवस्था, यानी कि लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी को आप एक तरीके से सुप्त अवस्था भी बोल सकते हो, सोई हुई, है ना, ऐसे भी बोल सकते हो ना, सुसुप्त अवस्था भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। सुप्त का मतलब होता है सोई हुई अवस्था, है ना। यानी कि यहाँ पर क्या करता है बच्चा, अव्यक्त अवस्था, यानी कि अपने जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसको क्या करता है, व्यक्त नहीं कर सकता है। कैसे, 6 से 12 साल की उम्र में, ठीक है। यहाँ पर जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो एक तरीके से क्या हो जाती है, अव्यक्त हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसको सुसुप्त अवस्था भी बोला जाता है। अब आपने देखा होगा, देखिए जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं ना, कुछ भी अगर बात हो जाए ना, थोड़ी बहुत भी, अगर उसको ऐसे पता लग जाए ना कि ये उसका बॉयफ्रेंड है, ये इसका गर्लफ्रेंड है ना, तो क्या करते हैं, ओए ओए ये देखो ये क्या हो गया, है ना, इस तरीके की, क्योंकि नहीं लगता कि ऐसा कुछ गलत है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, इन चीजों को गलत मानते हैं, अव्यक्त उनकी टेंडेंसी होती है ना। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, लेटेंसी स्टेज होती है, सुसुप्त अवस्था होती है। फिफ्थ आपका हो गया जननेंद्रिय। अब यहाँ पर क्या है, जो भी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो पूरे डेवलप हो जाते हैं, तो यहाँ पर जनन इंद्रिय अवस्था आ जाती है, ठीक है। जो यहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटी होगी वो अपोजिट जेंडर की तरफ होगी, ठीक है। 12 से 20 साल के अंदर क्या है, किशोरावस्था आ जाती है, लड़कियों में भी 13-14 साल की एज में, और लड़कों में भी आ जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, अपोजिट जेंडर, जेनिटल स्टेज यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आया होगा समझ में। अब यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान में रखनी, देखिए एक मस्त स्टोरी बताती हूँ। यहाँ पर जो हमने थर्ड स्टेज पढ़ी है ना, 3 से 6 साल की अवस्था में, यहाँ पर क्या फ्रेड ने 2 हिस्से और बताए थे,
ठीक है, एक बताया था फ्राइड ने और एक बताया था उनके ही शिष्य थे जुंग। कौन थे? एक थे उनके शिष्य जुंग और एक का फ्राइड ने जिक्र किया था। क्या था? देखिए आपने एक बहुत बार क्वेश्चन देखा होगा कि ओडिपस क्या होता है। हिंदी में और इंग्लिश में भी एक ही चीज है, ओडिपस ही लिखा हुआ मिलेगा, कुछ अलग नहीं मिलेगा। कई बार यहाँ पर ओडिपस की जगह ओडिपल भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, ODPL पल, तो एक ही बात है। आप आगे का ध्यान में रख लेना, एक ही बात है, ठीक है। देखिए ओडिपस है ना, इसमें क्या स्टोरी है, ऐसे माना जाता है कि एक ना ग्रीक का राजा था ओडिपस। इसमें वो अपनी मदर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट था, जो राजा था ना ओडिपस, वो अपनी मदर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट था, इसलिए उसने अपने पिता की हत्या कर दी, ठीक है। तो एक ही मिथ भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर ये स्टोरी बनी हुई है, ठीक है। यहां से इसका नाम ओडिपस रखा गया था। तो जो ओडिपस जो कॉम्प्लेक्स होता है, एक तरीके का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, एक तरीके का आप रोग लगा लो या कॉम्प्लेक्स लगा लो, ओडिपस क्या है? कॉम्प्लेक्स है। इसमें जो भी लड़का होता है वो मदर की तरफ अट्रैक्ट होता है। किसकी तरफ? जो बॉय होगा वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? मदर की तरफ, ठीक है। तो बोला भी जाता है ना कि जो बच्चे होते हैं वो मम्मा के मगरमच्छ होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये फ्राइड ने एक जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स बताया था वो यहाँ पर मैं डिस्क्राइब कर दी हूँ। फिर उनके ही शिष्य ने, अभी इन्होंने इतना ही डिस्क्राइब किया, फिर उनके शिष्य जुंग ने भी एक बात कही कि एक और कॉम्प्लेक्स होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। कि आपने तो सिर्फ एक ही चीज की बात की, लड़कों की, कि लड़के मदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। लेकिन अगर लड़कियां होती है ना, लड़के अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, तो उसका इन्होंने नाम रख दिया इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। आई है बात समझे? इलेक्ट्रा देखो नाम से पता लग जाना चाहिए, इलेक्ट्रा एक लड़की का नाम लग रहा है ना आपको, इलेक्ट्रा आ किसमें? मोस्टली लड़कियों के नाम में आता है। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, लड़कियां पापा की तरफ अट्रैक्ट होंगी, और ओडिपस लड़के का नाम लग रहा है ना, तो लड़के मदर की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। तो एक ही छोटी सी वो थी आपकी सिद्धांत था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये हमने डिटेल से डिस्कस किया है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये आपका पूरा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत था। सारे इंपोर्टेंट मैंने पॉइंट आपको बता दिए हैं, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ ऐसे पॉइंट है जो समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।